रूह का सफ़र। वो अपने ख़ानदानी कब्रिस्तान में दफन होना चाहता था, लेकिन उसे मौत 7 समंदर पार दरियाए गैर में आई। लेकिन उसकी रूह को चैन ना मिला और आखिरकार वो दोबारा जिंदा हो गया और 2 मुजरमों को अपना आलाकार बना लिया। एक ऐसे शख्स की कहानी जो अपनी लाश स्मगल करवाना चाहता था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है रूह का सफ़र एपिसोड नंबर 2। क्या इतनी बड़ी रकम मुंतकिल करना क्या आसान काम होगा? यकीनन नहीं। तब फिर क्या? और उसके लिए हम कोई तरकीब सोचेंगे, और अगर हम ये काम ना कर सके तो फिर हम में और आम लोगों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ठीक है मासूद, लेकिन उसके लिए कोई खासी जिम्मेदारी के साथ कुछ करना होगा। कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा खेल जो अनोखी अहमियत का हामिल हो। नोटों को आम अंदाज में स्मगल करना मेरे ख्याल में खासा परेशान कौन रहेगा। तुम इस सिलसिले में फ़िक्र मत करो नीमा। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि क्या वाकई एलिस के बनाए हुए नोट इतने मुकम्मल हैं कि हम उन्हें बाआसानी बाज़ार में ले जा सकते हैं। भाई, बात सिर्फ इस मुल्क की नहीं है। यूरोप में तो लोगों की निगाहें और ज़्यादा तेज़ होती हैं। वो असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। इन हालात में मेरा मतलब तुम समझ रही होगी। हाँ, यकीनन। तो ये दूसरा प्रोग्राम तो हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहले तो ये अंदाज़ा लगाना है कि वह नोट किस कंडीशन के हैं, और जिस तरह ये नोट हमने देखा वो सब भी इससे मिलते जुलते हैं या इससे मुख्तलिफ हैं। उसके अलावा ये भी है कि बहरतौर एलिस की सच्चाई का अंदाज़ा करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर इस सिलसिले में फौरी इक़दाम क्या कर रहे हो? नीमा ने पूछा। बस जैसा कि एलिस ने बताया कि वो नोट हमारी तहवील में देने को तैयार है, तो इस काम पर सबसे पहले अमल करना चाहता हूँ। ओहो, लेकिन तुम नोटों का ज़ख़ीरा ले आओगे? हाँ नीमा, दरअसल मैं इसी अंदाज में काम करने का आदी हूँ। जब तक कोई चीज़ अपनी तहवील में, अपनी गिरफ्त में ना हो तो मैं उस पर भरोसा नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी कामयाबी की यही दलील है, नीमा ने मुझसे इत्तेफाक करते हुए कहा। बस मैं एलिस से बात करूँगा, अगर मौका मिला तो आज ही, मैंने कहा, और नीमा ने मुस्कुराने लगी। ठीक है, नीमा ने गर्दन हिलाते हुए कहा। अब मुझे इजाज़त दो, दोपहर के बाद आऊँगा। दोपहर का खाना तुम एलिस के साथ खा लेना, मैं कुछ ज़रूरी कामों में मसरूफ़ रहूँगा, मैंने कहा, और नीमा ने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से चला आया। बिलाशुबा मेरी मुजरमाना ज़िंदगी में इतना बड़ा काम मुझे पहली बार मिला था। मुश्किल भी था और अहम भी, लेकिन उसके साथ साथ उससे जो माली मुनाफा हासिल होने वाला था वो इतना था कि मैं आइंदा ज़िंदगी के 20 सालों में भी इतना पैसा नहीं कमा सकता था। मैं आइंदा और वहाँ से सीधा अपने फ्लैट पर वापस आया और अपने बिस्तर पर दराज होकर इन हालात पर गौर करने लगा। मेरा जहन मुख्तलिफ तरकीबें सोच रहा था। मैंने इस सिलसिले में हर बात को जहन में रखा था। एलिस की सच्चाई पर शुबा करना ज़रा अहमकाना सी बात थी। जिस अंदाज में वो मुझे मिला था, अगर मैं उस पर तवज्जो ना देता तो ज़ाहिर है कि वो मुझ तक पहुंच ही ना सकता था। और ये सोचना कि वो किस प्रोग्राम के तहत बाकायदा मेरे पास आया है ज़रा भी मुमकिन नहीं था। और उसके बाद उसकी कही हुई बात, लेकिन उसका फ़ैसला भी जल्द ही हो जाता, और अगर वो नोट मेरे हवाले कर देता तो गोया अब सारा मामला सिर्फ इस बात तक रह गया था कि नोट क्या मेरी तहवील में आते हैं। और उसके लिए मैंने यही बेहतर समझा कि नोटों को नीमा के मकान पर मुंतकिल कर दूं। नीमा का मकान ज़ाहिर है कि मेरी मलकियत था, और मैं जानता था कि अभी तक कोई शख्स उस सिलसिले में मशकूक नहीं है। चुनाचा उस तरफ से इत्मीनान था। बहुत देर तक मैं इस बारे में सोचता रहा, और फिर मैंने दूसरे मामलात के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ना जाने कब तक मैं इन्हीं ख्यालात में डूबा रहा, और फिर चौंक पड़ा। घड़ी देखी तो शायद हैरत हुई। कई घंटे हो चुके थे ये सब कुछ सोचते हुए। मैंने लिबास तब्दील किया और बाहर निकल आया। एक रेस्तोरां में खाना खाया। काफ़ी पीने के बाद वहीं से नीमा के मकान में फ़ोन किया। दूसरी जानब से नीमा ने ही फ़ोन रिसीव किया था। हेलो, उसकी आवाज़ सुनाई दी। हेलो नीमा। हेलो मसूद, क्या हाल है? ठीक है, कहाँ हूँ?
एक रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। हमारे मेहमान का क्या हाल है? वो भी ठीक है। कम गो और खोया खोया इंसान है, बहुत मुक्त सिर गुफ्तगू करता है। मैंने भी ज़्यादा उलझने की कोशिश नहीं की। ठीक किया, और मैं थोड़ी देर के बाद पहुँच रहा हूँ, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं नीमा के पास पहुँच गया और हम दोनों एलिस के पास। एलिस के चेहरे पर उलझन का कोई तासुर नहीं था, बस एक गम आलूद कैफियत। उसने हमें देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। बड़ी फीकी मुस्कुराहट थी। हेलो एलिस जनाब, कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी की बात कर रहे हैं शायद। हाँ, मैंने कहा और अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर अफसरदगी से बोला, कुछ लोग ज़मीन का बोझ होते हैं मिस्टर मासूद। ज़मीन उन्हें किसी तौर पर कबूल नहीं करती। और तुम इतनी मायूसी की गुफ्तगू क्यों कर रहे हो एलिस? नहीं जनाब नहीं, मैं जो कुछ सोचता हूँ ठीक ही है। क्या मतलब? मेरी ज़ात क्यों मेरे लिए सुकून का बायस नहीं रही? मैं हमेशा तशन्ना रहा हूँ। मैंने हमेशा ये सोचा है कि क्या मैं किसी की तवज्जो का मरकज़ रहा हूँ? क्या कोई मुझसे दिलचस्पी रखता है? ऐसे लोग भी नहीं मिले। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी की निगाहों में अपने लिए हमदर्दी नहीं पाई। ओहो, मुझे अफसोस है एलिस। नहीं जनाब, बराह करम अफसोस ना करें। मैं नहीं जानता कसूर किसका है, मेरे बाप का और उसके पेशे का या मेरी तकदीर का। लेकिन अब तो तुम हालात की जंजीर तोड़ चुके हो। अब तो तुम उन लोगों के चुंगल से निकल आए हो, मैंने कहा। शायद वो फीके अंदाज में मुस्कुराया। काफ़ी पुलवामा आप दोनों को। नीमा ने उस गुफ्तगू में दखल दिया। हाँ ज़रूर, क्यों मिस्टर एलिस? मैंने एलिस को देखकर कहा और उसने गर्दन हिला दी। नीमा उठकर चली गई। आप लोग बेहद हमदर्द हैं, एलिस नीमा के जाने के बाद बोला। शुक्रिया एलिस। वैसे ज़िंदगी के इस रुख में भी तुम औरों से दूर रहे, मैं नहीं समझा। मेरा मतलब है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ दिलचस्पियां तो शामिल होंगी। नहीं जनाब, मैं हमेशा कुछ लोगों का कैदी रहा हूँ। मुझे कभी इतनी आज़ादी नहीं दी गई कि मैं अपने तौर पर कुछ सोच सकता। ओह, लेकिन क्यों? क्या तुमने उन्हें हमें मशकूक रखा? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर दबाव रखा। दरअसल उनके जहनों में एक इंतकामी जज्बा काम कर रहा था। वो मुझे खुश देखना नहीं चाहते थे। जहाँ मेरी कोई दिलचस्पी पाते, मुझे वहाँ से दूर कर देते। अनोखा इंतकाम था, मैंने तवील सांस लेकर कहा। हाँ, कसूर मेरे पापा का था और उन्होंने अपने फ़राइज़ से मजबूर होकर उन्हें सज़ाएं दी थी, लेकिन शिकार मैं बना। बहरहाल मुझे अफसोस है। और उसके बाद तुम अपने वालिदैन से कभी नहीं मिले, कभी नहीं, और उनके बारे में मालूमात भी हासिल नहीं की। नहीं, और मैं उनसे बेखबर नहीं रहा। वो लोग तो अब मुझे भूल चुके होंगे। ओहो, लेकिन एलिस, तो तुम इन हालात से निकल चुके हो। हाँ, मैं निकल चुका हूँ। और उसकी मजबूर मुस्कुराहट फिर उभर आई। तो अब तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ, अब मैं खुश हूँ, उसने मसरूई अंदाज में कहा। और मैंने महसूस किया कि नीमा दुरुस्त कहती है। वो अनोखी फितरत का इंसान है। मैं अब तुम्हारी फौरी मदद करना चाहता हूँ एलिस। मैंने खुद को पारसा ज़ाहिर नहीं करूँगा। दरअसल मेरे जहन में माकूल दौलत हासिल करने का तस्वर मौजूद है, लेकिन उसके साथ ही मुझे तुमसे हमदर्दी भी है। मैं तुम्हारी साफ गोई की कदर करता हूँ मासूद। तब फिर तुम वो नोट मेरे हवाले कब कर रहे हो? जब तुम पसंद करो, आज ही रात। और मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ठीक है, एलिस ने बदस्तूर लापरवाही से कहा। लेकिन एलिस, वो नोट तुम्हारे किसी शनासा के पास हैं क्या? शनासा? हाँ, वीराने ही मेरे शनासा हो सकते हैं। वो मुस्कुराया। क्या मतलब? हाँ, एक इमारत है, कहा जाता है मुग़ल शहनशाहों ने वो इमारत बनवाई थी। अब तो वो खंडरात में बदल चुकी है। मैंने वो नोट उस इमारत में छुपाए थे। ओहो, क्या उसके नज़दीक कोई खुश्क तालाब भी है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। खूब, और उसे लाल बारादरी कहते हैं। मुग़लों की इमारत ही थी। महफूज तरीन जगह है, शहर से तकरीबन 30 मील दूर। हाँ, इतनी ही होगी। नोट किसी बैग में है, चमड़े के मखसूस थैले में हैं, जिन्हें वो लोग इस्तेमाल करते हैं। कितने थैले हैं? 10। और ये सारे सवालात मैं इसलिए किए हैं कि उन्हें लाने के लिए प्रोग्राम तय कर लूँ। हाँ हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल में उसके लिए आपको किसी बंद गाड़ी का बंदोबस्त करना चाहिए मिस्टर मासूद। ठीक है, बंदोबस्त हो जाएगा। तकरीबन 10 बजे हम यहाँ से चलेंगे। मैं 9:45 बजे पहुँच जाऊँगा, मैंने कहा। और उसने गर्दन हिला दी। उसी वक्त नीमा काफ़ी के बर्तन उठाए हुए अंदर दाखिल हुई। उसने मुस्कुराकर हम दोनों की तरफ देखा और फिर काफ़ी बनाकर शुरू करने लगी।
اس کے بعد خاموشی سے کافی پی گئی اور پھر میں نے نیما کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ میں نے نیما کو اس سلسلے کی تفصیل بتا دی تھی۔ لال برادری کے وسیع کھنڈرات رات کی تاریکی میں بے حد مہیب لگ رہے تھے۔ ایلس باہر کا آدمی تھا اور مشرق کی روایات کے بارے میں اسے کچھ معلومات نہیں تھی، اس لیے اس کے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں ہوگی، لیکن میں نے لال برادری کے کھنڈرات کے بارے میں انوکھی کہانیاں سنی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگوں کے چشمدید واقعات اور کچھ روایتیں ان کھنڈرات کو بے حد خوفناک بنا کر پیش کرتی تھیں۔ انہیں عصیب زدہ قرار دیا گیا تھا اور رات کی تاریکی میں اس سڑک پر آمد و رفت بے حد کم ہوا کرتی تھی، لیکن دولت کی کشش انسانی حواس پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ میں نے ان ساری روایات کو پس پشت ڈال دیا تھا اور یوں بھی میں ان فرسودہ روایات سے زیادہ متاثر نہیں تھا، لیکن اس وقت تو میں بھی ان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حالانکہ جو میرے قدم آگے بڑھ رہے تھے میرے ذہن میں انوکھے تاثرات جاگ رہے تھے۔ پھر ہم لال برادری کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ گاڑی سڑک سے اتار کر کچے پر کھڑی کر دی گئی۔ یہ وین میں نے کرائے پر حاصل کی تھی اور میرے خیال میں میرے لیے بے حد کارآمد تھی۔ برادری کے ٹوٹے دروازے سے اندر داخل ہو کر ہم بائیں سمت مڑ گئے اور اس جگہ کو ہاتھی خانہ کہا جاتا تھا۔ ہاتھی خانے کے تک جانے کے لیے تقریباً 12 سیڑھیاں اترنا پڑیں اور اس کی دونوں جانب 3 فٹ کی چوڑی جگہ تھی جس سے گزر کر دوسری طرف جایا جا سکتا تھا۔ ذرا بھی لغزش ہو جائے تو 15-16 فٹ کی گہرائی میں جا پڑو۔ چنانچہ ایلس ہاتھی خانے میں جانے والی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں لمبی لمبی ٹارچیں تھیں جن سے ہم اس حصے کو منور کر رہے تھے۔ میں نے اس دوران ایلس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہاتھی خانے کا بھیانک ماحول رگو وپے میں سرد لہریں دوڑا رہا تھا، لیکن بہرحال ایلس بھی تو موجود تھا۔ ہاتھی خانے کی اس کوٹری میں جہاں ہاتھیوں کی خوراک بری ہوتی ہے داخل ہو کر ہم رک گئے۔ تب ایلس نے ایک طرف روشنی ڈالی اور میں نے چمڑے کے 2 بے رنگ تھیلے دیکھ لیے جو اوپر نیچے چنے ہوئے تھے۔ ایک ایک لمحہ بدن سرد کر رہا تھا، ایک انوکھا احساس ذہن میں جاگ رہا تھا۔ بہرحال ہم نے تھیلے لیے اور سنبھل کر چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ میں نے نیما کو اس سلسلے کی تفصیل بتا دی تھی۔ چلے ایلس؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے بھاری آواز میں کہا اور میں نے وین اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ایلس پر اب مجھے اعتماد ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جھوٹا انسان نہیں ہے۔ بس اب آخری بات رہ گئی تھی، یعنی نوٹ کیسے ہیں۔ اور دوسرے دن یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ نوٹوں کے حصول کے بعد دیر کرنا حماقت تھی، چنانچہ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ نوٹ ہم نے احتیاط سے ایک جگہ پوشیدہ کر دیے تھے اور ایلس ہمارا پورا مددگار تھا۔ دوسرے دن میں نے خفیہ طور پر ڈالر کا کاروبار کرنے والے ایک ایجنٹ سے $1000 کے نوٹ بدلوائے اور کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکا۔ نوٹ بالکل تسلی بخش تھے۔ پھر تیسرے دن میں نے $5000 کے نوٹ بدلوائے اور وہ ایک بڑی رقم میرے پاس جمع ہو گئی۔ نوٹوں کے اصلی ہونے میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکا۔ نوٹوں کے غلط ہونے کا خیال تم دل سے نکال دو، ایلس نے کہا۔ ہاں ایلس، اس بات کا یقین مجھے ہو گیا ہے کہ یہ نوٹ انتہائی شاندار ہیں۔ چنانچہ یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ تقریباً $7000 میں بدلوا چکا ہوں اور یہ رقم اتنی ہے کہ ہم آسانی سے ساری ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایلس کہ ہم یہ نوٹ کیا برطانیہ میں آسانی سے بدلوا سکیں گے؟ یہ ذمہ داری تم میرے اوپر چھوڑ دو۔ اگر تمہیں ان کے چلانے میں ذرا بھی دقت اور پریشانی کا شکار ہونا پڑا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ تم چاہو تو ان ڈالر کو بینکوں میں بھی بدلوا کر دیکھ سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے ایلس، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ تب ایلس میری صورت دیکھتے ہوئے بولا، لیکن ان کو لے جانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرو گے اور کس طرح لے جاؤ گے؟ طریقہ کار؟ میں نے ایلس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے ذہن میں کوئی ترکیب ہے تو مجھے بتاؤ، ورنہ میں اپنے طور پر تو سوچ ہی رہا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، ایلس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں تمہیں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات بتاؤں گا۔ تمہیں جو کچھ کرنا ہے غور کر لینا۔ کیا تم مطمئن انداز میں یہ سب کچھ کر سکتے ہو؟ ترکیب کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ عرصہ قبل میرے خیال میں تقریباً 6 یا 5 ماہ قبل ایک معزز جوڑا یہاں آیا تھا۔ عورت کا نام اینی کوک تھا اور مرد مسٹر ہیڈسن۔
اور ان دونوں کا تعلق بھی برطانیہ کے ایک اچھے خاندان سے تھا، لیکن دونوں بدعنوانیوں کا شکار ہو گئے تھے اور ان کی مجبوریاں انہیں اس گروہ میں گھسیٹ لائیں۔ انہوں نے روپیہ کمانے کے لیے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن ہیڈسن تیز مزاج انسان تھا۔ اپنے کا کی بے عزتی پر ایک دن وہ گروہ کے ارکان سے لڑ گیا اور دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی لاشیں ضائع کر دی گئیں اور پھر کبھی ان کے بارے میں کوئی بات سننے کو نہیں ملی۔ اتفاق سے ان کے کاغذات اور پاسپورٹ اور دوسری چیزیں میرے پاس رہ گئیں۔ تمہارے پاس؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں۔ کہاں ہے؟ انہی تھیلوں میں سے ایک موجود ہے۔ اچھا پھر؟ ان دونوں کا تعلق بھی لندن کے ایک اچھے گھرانے سے تھا اور تمہاری حکومت کو ابھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ خوب۔ اگر ہڈسن یہاں کسی ٹریفک کے حادثے کا شکار ہو جائے، اس کی لاش لندن لے جانے کے لیے اینی کو کوشش کر سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ میری مراد مس نیما سے تھی۔ اپنی کوہ کی حیثیت سے وہ ہیڈسن کی لاش برطانیہ لے جا سکتی ہے۔ یہ لاش سرکاری تابوت میں ہوگی اور مس اینی کو اس تابوت کے ساتھ ہوں گی۔ کام صرف یہ کرنا ہوگا کہ بالکل ایسا ہی تابوت اور ہوگا جسے اس وقت تبدیل کر دیا جائے گا جب لاش کا تابوت جہاز پر لے جایا جائے گا۔ اوہو! میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دیں۔ ایلس کی تجویز لاجواب تھی۔ میں اس کا مقصد سمجھ رہا تھا۔ اور اس دوسرے تابوت میں نے سرسراتی آواز میں کہا، نوٹ ہوں گے۔ لندن ایئرپورٹ پر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہاں حالات میں سنبھال لوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے کوئی اور بہتر طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ ہاں، لیکن ڈیئر ایلس، کام بے حد مشکل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی تعداد میں نوٹ لے جانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے چند مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں۔ مثلاً چلو ہم نے نیما کو میک اپ کر کے اینی کا حق بنا دیا، لیکن ہڈسن، وہ کردار میں ادا کروں گا۔ تم؟ ہاں میں۔ اور تم میرے لیے بھی پاسپورٹ وغیرہ کا بندوبست کر دینا۔ تمہارے روانہ ہونے کے فوراً بعد کسی دوسری طیارے سے میں لندن پہنچ جاؤں گا اور ایئرپورٹ پر تمہاری مدد کروں گا۔ یعنی لاش کی حیثیت سے تم خود کو پیش کرو گے؟ ہاں۔ تمہیں دقت تو نہیں ہوگی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں حبس دم کر لیتا ہوں۔ وہ لوگ 100% مجھے لاش ہی کہیں گے، ایلس نے جواب دیا۔ ایلس کی گفتگو میں مجھے جگہ جگہ سقم نظر آ رہے تھے۔ کچھ بے ربط سی بات تھی۔ مشکل ترین مرحلوں کے لیے وہ ایسے انوکھے حل پیش کر رہا تھا کہ حیرت ہوتی تھی۔ اگر وہ خود ہی تھوڑی سی تو کوشش کر لیتا، لیکن اس کی شخصیت میں ایک انوکھا پن تھا، ایک عجیب سی کیفیت۔ نہ جانے وہ بیچارہ کس احساس کا شکار تھا۔ بہرحال یہ معاملات ہمارے درمیان طے ہو گئے اور میں سخت محنت میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنے تمام تر تعلقات اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے ضروری مسائل حل کیے۔ چند ایسے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے تیار کیا جو اہمیت رکھتے تھے۔ انہیں انتہائی معقول معاوضہ پیش کیا گیا۔ بہرحال یہ سارے کام مکمل کرانے میں تقریباً 15 دن صرف ہو گئے اور اب ہم اپنی کارروائی پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ یہاں تک کہ وہ آخری رات آ گئی جب ہمیں اپنے ڈرامے کو اسٹیج کرنا تھا۔ شہر کی ایک بڑی سڑک کا انتخاب کیا گیا۔ شام کا وقت تھا۔ مجھے اس ڈرامے میں صرف ایک تماشائی کا کردار ادا کرنا تھا۔ نیما کے چہرے پر اینی کا میک اپ تھا اور ایلس مسٹر ہیڈسن کے روپ میں اس کے ساتھ تھا۔ نیما اپنے ڈرامے کی پوری ریہرسل کر چکی تھی۔ چنانچہ ایک سڑک کراس کرتے ہوئے اچانک ہیڈسن زمین پر گر پڑا اور اس نے 2-4 مرتبہ ہاتھ پاؤں رگڑے، پھر سرد ہو گیا۔ نیما کی چیخ بے شمار لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس کے ذمہ دار افراد بھی پہنچ گئے اور چونکہ معاملہ ایک غیر ملکی کا تھا، اس لیے خاصی توجہ دی گئی۔ میں بھی تماشائیوں میں شریک تھا۔ پولیس کی ایک گاڑی میں مسٹر ہیڈسن کو ہسپتال لے جایا گیا۔ نیما بھی روتی سسکتی ساتھ تھی۔ پوری توجہ سے مسٹر ہیڈسن کی نگرانی کی جا رہی تھی، لیکن ڈاکٹروں کی پوری ٹیم نے ان کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا۔ خاصی ہنگامی کیفیت تھی۔ پولیس کے بڑے افسر جمع ہو گئے تھے۔ موت کے بارے میں پوری رپورٹ حاصل کر لی گئی۔ برطانوی سفارتخانے کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ پاسپورٹ وغیرہ موجود تھے۔ نیما نے سسکتے ہوئے بتایا کہ وہ اور اس کا منگیتر یہاں سیر کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ اس کے منگیتر ہینڈسن کچھ بیمار تھا اور اس سے قبل بھی ایک بار اسے یہی دورہ پڑا تھا۔ تعجب کن رپورٹ ڈاکٹر کی تھی۔ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس شخص نے حبس دم کیا ہوا ہے۔ بہرحال نیما کی درخواست پر لاش کو لندن پہنچانے کا بندوبست کیا گیا۔
ये बंदोबस्त सफारत खाने ने ही किया था और नीमा की हर तरह की सहूलत फराहम की गई और इस मौका पर नीमा और हेडसन के मकामी दोस्त की हैसियत से सामने आया और मैंने भी उन दोनों के साथ जाने की पेशकश कर दी। सारे काम इंतहाई तसल्ली बख्श तौर से अंजाम दिए गए। आखिर काम ये था कि मैं अपने मखसूस लोगों को जिनको मैंने अपने काम के लिए तैयार किया था वो ताबूत फराहम कर दूं जो हमें बदलना था। चुनांचे ये आखिरी काम भी धड़कते दिल से मैंने पाया तकमील को पहुंचा दिया। नोटों से भरा ताबूत उनके हवाले करके मैं नीमा के पास आ गया, जिसने मातमी लिबास पहना हुआ था और जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। अब हमारी निगाहें लाश के ताबूत पर थी, लेकिन फिर हमें उस निगाहों से उजल करना पड़ा। ताबूत जहाज़ में पहुंचा दिया गया था और फिर इंतहाई इजलत में हमारा कारकुन हमारे पास पहुंच गया। काम होशियारी से कर दिया गया है जनाब, उसने हमें इतला दी। शुक्रिया, तुम्हारा मुआवजा। मैंने नोटों का एक बंडल उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने फुर्ती से लिबास में छुपा लिया। दूसरे ताबूत का क्या करूं? बस उसे किसी मुनासिब जगह छोड़ दो। फ़िलहाल वो कहाँ है? एक बड़ी बस में रखा हुआ है। तुमने प्रोग्राम के मुताबिक उसका ताला खोल दिया, ढक्कन भी खोल दिया है। बस तुम्हारा काम ख़त्म। अब तुम उसे ज़ाया भी कर सकते हो, लेकिन देख लेना कि वो खाली भी है या नहीं। बेहतर जनाब, कारकुन ने कहा और चला गया। मैं और मिस एनी काक या नीमा जहाज़ में आ गए। हम दोनों इत्मीनान से एक ही सीट पर बैठ गए। नीमा तो बेहतरीन अदाकारी कर रही थी, लेकिन घबराई हुई थी। तैयारी ने परवाज़ शुरू कर दी। नीमा गुमसुम सी थी और फिर जब मैंने महसूस किया कि कोई हमारी जान मतवजा नहीं तो मैंने नीमा को मुखातब किया। तुम तो ज़रूरत से ज़्यादा खामोश हो, यूँ लगता है जैसे। ओह मासूद, मैं वाकई खौफज़दा हूँ। क्यों? बस बेशुमार ख्यालात हैं, जिनमें एक सबसे ज़्यादा खौफनाक है। वो क्या? एलिस किस तरह लंदन पहुँचेगा? अगर वो ना पहुँच सका और ताबूत चेक कर लिया गया तो? नीमा ने कहा। इतना खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा नीमा, और उसके बाद हम करोड़पति बन जाएंगे। बहरहाल एलिस चालाक आदमी है, मुमकिन है कि उसने पहले ही इंतज़ामात कर लिए हों। क्या तुम्हारी निगाह में उसकी शख्सियत साफ़ है? नीमा ने सवाल किया और मैं पुरख्याल अंदाज में उसे देखने लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है नीमा? मैंने हमेशा उसके अंदर एक मजलूमियत सी महसूस की है, खुद में गुम, खोया खोया, जैसे कोई बात सोच रहा हो। उसके अलावा बस मसूद, क्या कहूँ मैं, ना जाने क्यों वो मुझे हमेशा पुर इसरार सा लगा है, यहाँ तक कि मैं तुमसे मुतफिक हूँ। आखिर क्यों? बात करदार आप उलझे होते हैं, हालांकि उनमें कोई गहराई नहीं होती, लेकिन बस एक अनोखापन होता है उनमें। हाँ, ये तो ठीक है। उसके अलावा बाकी बातें सब ठीक थीं, जैसे ये नोट और उसकी दूसरी बातें। बहरहाल इस वक्त तक परेशान नहीं होना जब तक कि कोई उलझन ना पेश आए, वरना सफ़र का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। मज़ा? नीमा हंसने लगी। क्यों, तुम्हें इख्तलाफ है? 100%। ये सफ़र सूली के रास्ते का सफ़र है। जब तक हम अपना काम मुकम्मल ना कर लें, पुरसकून कैसे रह सकते हैं? नीमा ने कहा। मैं खामोश हो गया। नीमा काफ़ी हद तक दुरुस्त कह रही थी। वाकई जब तक हम लंदन कस्टम से ना निकल जाएं, ये किस तरह कह सकते हैं कि हम खतरात से दूर हो गए? नीमा से गुफ्तगू के बाद तो बहुत से वसवसे मेरे जहन में भी जाग उठे थे। वाकई अगर एलिस बर वक्त लंदन एयरपोर्ट ना पहुंच सका तो? मैं हालात पर गौर करने लगा। एलिस एक ताबूत में बंद है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। ताबूत पुलिस के हाथ लग सकता है या कोई भी ऐसी बात। मुमकिन है उसे दूसरे तैयारे तक पहुंचने में देर हो जाए। हर तरह से एक ख़तरा ही सामने आता है। लंदन एयरपोर्ट पर कस्टम चेकिंग के दौरान क्या होगा? सारी जिम्मेदारी नीमा पर आ पड़ी थी। हो सकता है कि बर वक्त कोई इंतज़ाम ना हो सके। ऐसी सूरत में नीमा 100% इस ताबूत की जिम्मेदार थी, क्योंकि वही हडसन की बेवा की हैसियत से सफ़र कर रही थी। बहरहाल इस सफ़र में घुटन थी, खौफ था। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई। मेरा ख्याल है कि अब तुम परेशानी का शिकार हो गए हो। इस कदर तो नहीं नीमा, लेकिन बहरहाल तुम्हारी सोच वज़न रखती है। क्या फ़र्क पड़ता है मासूद? बहरहाल बेहतरीन मुस्तकबल के लिए अगर ख़तरात से गुजरना पड़ रहा है तो ठीक है। हाँ, ये भी दुरुस्त है। लंदन तक का सफ़र जिन तसव्वुरात और ख्यालात में गुजरा वो सुहाने रूह थे। फिर तैयारा लंदन एयरपोर्ट पर पहुंच गया। अब हम किसी हद तक निडर हो गए थे। नीमा ने एक तजवीज़ पेश की और उसने कहा कि मैं अलग रहकर हालात संभालूंगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। लेकिन मासूद, सोचो तो सही,
नहीं नीमा, मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। हम दोनों फंस गए तो बेदस्तों पा होकर रह जाएंगे, बेहतर है कि तुम दूर रहकर निगाह रखो। नहीं नीमा, मेरा ज़मीर इसकी इजाज़त नहीं देता। बराहे करम तुम उसके लिए मुझे मजबूर ना करो, जो कुछ होगा साथ ही भुगतेंगे। ओहो, तुम जिद कर रहे हो, अंदाज़ा लगा लो एलिस का कोई वजूद नहीं है और वो किसी आफाकी ज़रिया से तो यहाँ ना पहुँच सकेगा। मुमकिन है कि उसने कोई और। मैं अचानक खामोश हो गया। दो कस्टम्स वाले हमारी जानब आए थे। खुश्क चेहरे वाले अफसर थे जिनकी आंखों में जहानत की चमक थी। ना जाने क्यों दिल में एक खौफ उभर आया। मिस एनी काक और उनमें से एक अफसर ने हाथ में पकड़े एक कागज़ को देखते हुए सवाल किया। जी मैं हूँ। मिस्टर हडसन की लाश आप ही लाई हैं? जी हाँ, वो मेरा मंगेतर था, नीमा ने सिसकी लेकर कहा। बराह करम हमारे साथ तशरीफ़ लाएं, अफसर ने कहा और नीमा के असाब में तनाव पैदा हो गया। तब मैंने आगे बढ़कर कहा, मेरा नाम मासूद रिजवी है। मैंने आगे बढ़कर कहा। हेलो, अफसर ने खुश अखलाकी से कहा और हमें बैठने की पेशकश की। मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ मिस काक, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम गमज़दा मुसाफिरों के साथ भी वो सलूक नहीं कर सकते जो हमें करना चाहिए, और उसकी वजह समाज दुश्मन अनासर हैं जो नत नए तरीक़ों से हुकूमत को धोखा देने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं। अभी चंद रोज़ कबल ऐसे ही एक ताबूत के अंदर मौजूद लाश के मुर्दा बदन में अफ़ीन की भारी मकदार मौजूद पाई गई। बताइए हम क्या करें? लोग मौत के बाद भी मजाक जारी रखते हैं। चुनाचा मिस काक, हमारी ख्वाहिश है कि हम आपकी इजाज़त से इस ताबूत को खोलकर लाश का एक मशीनी जायज़ा ले लें। कि आप एक अच्छे शहरी की मानद हमसे तावन करेंगी? ओह, और नीमा रो पड़ी, शायद खौफ से, लेकिन मैंने आगे बढ़कर सहारा दिया। कानून से तावन फ़र्ज है मिस काक, लेकिन जनाब क्या कोई ऐसी सूरत मुमकिन नहीं कि आप इस ताबूत को ना खोलें? हम आपके इत्मीनान के लिए। हरगिज़ नहीं जनाब, हम अखलाकी कदरों को भी अहमियत देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे फ़राइज़। बराह करम आप इस कागज़ पर दस्तखत कर दें। अफसर ने एक फार्म नीमा की तरफ बढ़ा दिया। हम दोनों की एहसास हो गया कि हम बुरी तरह फंस गए हैं। मेरा जहन सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए, किस तरह हम अपने ऊपर ये इल्ज़ाम दूर करेंगे, और उसके लिए एक ही तरकीब कारगर थी, यही जो हकीकत थी, यानी ताबूत बदल दिया गया। हालांकि ये एक मामूली कोशिश थी, लेकिन बहरहाल हाथ पांव मारने के लिए एक रास्ता तो था। वो बुरा वक्त आ गया था और जिसका खौफ हमें था। हमारी आंखों में तारीकी छाई हुई थी। बहरहाल नीमा ने लड़ते हाथों से फार्म पर दस्तखत कर दिए। दूसरी तरफ ताबूत को मशीन पर ले जाने की कार्रवाई मुकम्मल हो गई थी। हमें भी साथ आने की दावत दी गई, लेकिन मैंने माजरत कर ली। आप लोग अपना फ़र्ज पूरा करें। मेरा ख्याल है कि मिस एनी काक को किसी और आजमाइश में ना डालें, मैंने कहा, और अफसर ने गर्दन हिला दी। ताबूत को मशीनी ज़राए से खोला जाने लगा। मैं और नीमा पत्थर के बुतों की मानद साकत बैठे हुए थे। आने वाला हर लम्हा हमारी मौत था। मेरी निगाहें अफसरों पर जमी हुई थी, ना जाने वो क्या कार्रवाई कर रहे थे। मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं उनके नज़दीक जाऊं, लेकिन अफसरों के चेहरे पुरसकून थे। तकरीबन 20 मिनट तक वो मसरूफ़ रहे और फिर ताबूत का ढकना बंद कर दिया। ये 20 मिनट हमारे ऊपर किस कदर भारी थे, बयान नहीं किया जा सकता। एक एक लम्हा हथौड़ों की तरह जहन पर ज़रब लगा रहा था। तब एक अफीसर हमारी तरफ बढ़ा और हमारी आंखें बंद होने लगीं। वो अफीसर हमें मौत का फरिश्ता महसूस हो रहा था जो हमारी रूह कब्ज़ करने को आ रहा था। तब अफीसर नीमा के सामने झुका। ताबूत को अभी बाहर पहुंचा दिया जाएगा। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं और आपके तावन के शुक्रगुजार भी। कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। यूँ लग रहा था कि जैसे अफसर तंज कर रहा हो। मैंने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। अफीसर ने कागजात हमारे हवाले कर दिए थे, लेकिन वही हुआ जो उसने कहा था। ये नाकाबिल यकीन बात थी। अफसरों ने ताबूत में क्या देखा, ना जाने उन्होंने क्या देखा। ताबूत बाहर ले जाया गया तो हम भी साथ थे। नीमा के हवास साथ ना दे रहे थे। उसने मेरे बाजुओं का सहारा ले लिया था। मासूद, ये क्या हुआ? खुदा जाने, मैंने भी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। तुम भी तर्जिया नहीं कर सके? क्या तर्जिया करूं? वो मेरे ज़हन में का ख्याल है। क्या शायद उन लोगों ने धोखा किया? किसने?
जिन से तुमने ताबूत बदलने की बात की थी उन्होंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया और रकम ईंट ली। मुमकिन है, लेकिन एलिस कहाँ मर गया? और उसने तो हमें मरवा ही दिया था। यह भी अब पूछने की बात है। क्या मतलब? इतनी देर ताबूत में रहने के बाद वो अब सचमुच मर गया होगा। और खुदा की पनाह, तुम सच ही कह रही हो। लेकिन इस तरह तो ओ नीमा, मेरे ख्याल में इन फर्द नाशनास लोगों ने हमारी मदद की है, हमारे ऊपर एहसान किया है। लेकिन नोटों का ताबूत, नीमा एक सिसकी लेकर बोली। जहन्नम में जाए, अब लंदन तक तो आ ही गए हैं, यहाँ तकदीर आजमाई करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। नीमा ने एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। ताबूत को बाहर पहुंचा दिया गया और जूं ही हम उसके करीब पहुंचे, एक स्याह रंग की वैन हमारे पास पहुंच गई। ड्राइवर सीट से जो शख्स नीचे उतरा, उसे देखकर हमारे हवास बिल्कुल ही साथ छोड़ गए। वो एलिस था। नीमा भी पागलों की तरह मुझे देख रही थी और उसने एयरपोर्ट के खलासियों की मदद से ताबूत वैन में रखवाया और फिर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, आइए, आप लोग भी आइए।